गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे जो कि पैरेलल रजिस्टर्स को अटैच किया गया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रजिस्टर्स को जब हम सीरीज़ में अटैच करेंगे या सीरीज़ में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया इस फिगर में R1 और R2 दो रजिस्टर्स लिए हैं जिनको हमने पैरेलल में जोड़ा है पॉइंट ए और बी के बीच में, और इस सर्किट से हमने आई इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है और सेल जो लगाया वो कितना लगाया, 20 वोल्ट का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कल मैंने बताया था आपको कि सीरीज जो होगा, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रत्येक रजिस्टर से सेम फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा R1 और R2 का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि R1 और R2 क्या है, दो रजिस्टर्स हैं कनेक्टेड पैरेलल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आई, जैसे ही हमने इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट आई को पास करेंगे, जैसे ही वो ए पॉइंट पे जाएगा वो स्प्लिट हो जाएगा I1 और I2 पर। ठीक है, अब बेटा अगर यहाँ पर R1 की वैल्यू जो है ग्रेटर है R2 से, तो I2 जो होगा वो I1 जो होगा वो लेस होगा I2 से, जस्ट अपोजिट होता है। यानी रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उस रजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। चलो देखो, इस एंटायर सर्किट में जो टोटल करंट है वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, तो वो सब लैंग्वेज आपको मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। लेट R1 एंड R2 बी द टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 on passing I electric current it splits up into I1 and I2 from point A। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं कि टोटल करंट क्या होगा। टोटल करंट I जो होगा बेटा इन दोनों के सम के बराबर होगा, I1 प्लस I2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं जरा। ठीक है, बाय ओम्स लॉ। तो करंट जो एंटायर सर्किट का होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए करंट ऑन फर्स्ट रजिस्टर, करंट ऑन, या फिर हम कहते हैं R1 रजिस्टर। R1 पर देखो कितना करंट होगा बेटा, I1 होगा। ठीक है, I1 तो V कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होगा, I2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, V अपॉन R2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ की से I की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या हो जाएगा, I की जगह हमने रख दिया बेटा V अपॉन R इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, इस इक्वेशन के बाद में बेटा हम क्या निकालें, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से हमने क्या किया, ये V1 और वो नहीं रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं, तो V अपॉन R, यहाँ से हमने V को कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V खत्म, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम पैरेलल में दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो बाकी के रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर resistors are combined in parallel, then reciprocal मतलब व्युत्क्रम अपॉन में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल किसके बराबर होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ resistances of each रजिस्टर। ठीक है बेटा, तो यहां से निकल के आ गया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल बाकी के जितने भी रजिस्टर्स लगाए हैं उनके रेसिप्रोकल के, उनके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं इस कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो देखो। फीचर्स में बेटा एक चीज तो मैंने अभी यहाँ पर जब निगमन किया था तब बता दिया कि जो एक रेजिस्टेंस होगा वो बाकियों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, जितने सो वन लगा था। दूसरी चीज इसमें बेटा ये है कि जो करंट फ्लो करेगा एंटायर सर्किट में वो इंडिविजुअल करंट के बराबर होगा, यानी कि आई जो होगा वो जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं उनके ऊपर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उनसे उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम, यानी वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। वोल्टेज across each register remains same। ठीक है, फोर्थ, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा छोटा होगा इस केस में। ठीक है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो बाकियों के दोनों रेजिस्टेंस या जितने भी लगे उनके मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होगा अगर दो रजिस्टर्स लगे हुए। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, और यही चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट हमारा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके सम के बराबर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। जैसे कि कल बताया था मैंने आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज सेम रहता है प्रत्येक रजिस्टर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग कि घरों में जो हम वायरिंग कराते हैं, ठीक है, जो घरों में हम वायरिंग कराते हैं वो पैरेलल करानी चाहिए या सीरीज में करानी चाहिए। ठीक है, कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं दोनों के। ठीक है, तो वेदर पैरेलल करानी चाहिए या फिर सीरीज में करानी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं आगे इसमें।
डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है, या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं, कि घरों में जो हम वायरिंग कराते हैं एप्लियंसेस को चलाने के लिए, वो किस वे में करानी चाहिए, पैरेलल में करानी चाहिए या सीरीज में करानी चाहिए, ठीक है, सीरीज और पैरेलल। देखो बेटा, जो घरों में वायरिंग करानी चाहिए हमें मेनली पैरेलल सर्किट्स बनाने चाहिए, पैरेलल वायरिंग करानी चाहिए, ना कि सीरीज। क्यों? इसके कुछ अपवाद हैं सीरीज वाली के, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट जो होता है वो हमेशा बेटर होता है सीरीज सर्किट से, ठीक है। तो आंसर तो हमें पता लग गया कि हमें जो डोमेस्टिक वायरिंग करानी है वो पैरेलल करवानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे, सीरीज़ के भी और पैरेलल के। तो सीरीज़ के क्या डिसएडवांटेज हैं और पैरेलल के क्या क्या एडवांटेज हैं, इन दोनों को जब हम क्लासीफाई कर लेंगे, दोनों के बारे में हमें पता लग जाएगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हमें डोमेस्टिक वायरिंग कैसी करानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज वायरिंग। सीरीज़ का मतलब बेटा एक के बाद एक बल्ब लगाना। जैसे ये लगाया हमने एक कंडक्टर में, एक बल्ब यहाँ लगाया, फिर आके एक और लगाया, फिर आगे एक और लगाया, फिर एक, ठीक है। तो इस केस में अगर ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज़ होता है तो आगे के सारे बल्ब जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने जब फेस्टिवल्स पे लाइट डेकोरेशन करते हैं तो झालर वगैरह लगाते हैं, उसमें एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो कोई कोई झालर ऐसी होती है कि पूरी की पूरी झालर के बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। तो उस प्रकार का जो बेटा कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और कई डेकोरेटिंग लाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक दो बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाते हैं तो बाकी के बल्ब जो हैं वो कार्य करते रहते हैं। तो उस में जो सर्किट यूज़ हुआ है, उसमें जो वायरिंग यूज़ हुई है वो कैसी हुई है, पैरेलल वायरिंग यूज़ हुई है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है बेटा इस सर्किट का, कि अगर एक एप्लियंस काम करना बंद करता है तो एंटायर सर्किट हमारा जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। इफ वन एप्लियंस stops working, then entire सर्किट स्टॉप्स, पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। जैसे वाई बल्ब वाली बात बताई थी हमने, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक सोर्स दिया है, यहाँ पे बल्ब लगाया, यहाँ पे हमने फ़ैन लगा दिया, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगा दिया बेटा, ठीक है, आगे और भी अप्लायंस लगाए। तो अगर हमारा एक चीज़ ख़राब हो रही है, जैसे फ़ैन ख़राब हो गया, तो ये आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, कंडक्शन टूट जाएगा सर्किट का, ठीक है। तो क्या होगा, इसके आगे जितने भी आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं उस सर्किट में, वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा अगर इसमें जो सीरीज में होता है, इसमें केवल एक स्विच होता है, ठीक है, ओनली वन स्विच। इज यूज्ड। जब एक स्विच लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें फ़ैन की आवश्यकता है तो हमारे सारे के सारे सर्किट एक साथ चलेंगे, सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इंडिविजुअल स्विचेस जो हैं वो नहीं है, प्रत्येक अप्लायंस के इंडिविजुअल स्विचेस आर एब्सेंट, ठीक है। सीरीज में लगे सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक स्विच काम करेगा, एक स्विच, और हम अलग अलग मल्टीपल स्विच लगा नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो हमें ज़रूरत है बेटा बल्ब की, और हमने जैसे ही स्विच को दबाया सारे के सारे अप्लायंसेस चलने लगे जो भी उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सर्दियां हैं, हमने बल्ब की ज़रूरत है, हमने बल्ब जलाया तो फ़ैन भी चलने लगा। तो इसमें क्या है, प्रत्येक अप्लायंस के लिए इंडिविजुअल स्विचेस हमारे एब्सेंट होते हैं। जैसे कि घरों में हम वायरिंग कराते हैं तो फ़ैन का अलग स्विच होता है, बल्ब का अलग होता है, रेफ्रिजरेटर का अलग, वगैरह वगैरह, सबके अलग अलग स्विच होते हैं। तो इस केस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल स्विचेस जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही स्विच क्या करता है, पूरे एंटायर सर्किट को ऑपरेट करता है। ठीक, थर्ड इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है। अब देखो, सीरीज में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक एप्लायंस पे वोल्टेज जो है वो सेम नहीं जा पाता। ठीक है, तो वोल्टेज ऑन appliances do not remain same। ठीक है, जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग होती है हमारे एप्लायंसेस की वो सही से नहीं हो पाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। इसका केवल एक ही एडवांटेज है बेटा, एडवांटेज एक ही है कि अगर हम चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि सभी के सभी एप्लायंसेस हमें एक साथ यूज़ करने हैं, तो हम केवल एक ही स्विच ऑन करेंगे और सारे के सारे अप्लायंसेस जो हैं वो अपनी वर्किंग पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, एक ही एडवांटेज है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, कि जो पैरेलल सर्किट होगा हमारा उसके एडवांटेज क्या क्या है। देखिए, इसमें क्या है बेटा, अगर एक एप्लायंस आपका काम करना बंद करता है तो एंटायर सर्किट जो होगा वो हमारा काम करना बंद नहीं करेगा। ठीक है, इफ वन एप्लायंस stops working, then all other appliances keep working, वो काम करते रहेंगे। सेकंड कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पॉइंट जो स्विचेस होते हैं वो लगे हुए होते हैं हर एक एप्लायंस पे, हमें जिसकी आवश्यकता है उस एप्लायंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्विचेस आर प्रेजेंट। ठीक है, थर्ड थिंग बेटा यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक एप्लायंस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस यानी इक्वल वोल्टेज प्राप्त होता है। ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस gets the same voltage। ठीक है, जितना भी दे रहे हो 220 वोल्ट का, 240, 110, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक, ओके, तो ये कुछ एडवांटेज थे हमारे पैरेलल वायरिंग के। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पैरेलल वायरिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होती है घरों में। ठीक है, ओके, तो कैसी वायरिंग करानी चाहिए हमें घरों में, पैरेलल। क्यों करानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एप्लायंस हमारा ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, तो बाकी के जो हमारे एप्लायंसेस होंगे वो वर्क
करते रहेंगे, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में क्या है, अगर एक उपकरण ने काम करना बंद किया तो बाकी के सारे उपकरण जो होंगे उनमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई रुक जाएगी और वे भी काम करना बंद कर देंगे। पैरेलल वायरिंग में बेटा इंडिविजुअल स्विचेस दिए होते हैं सभी एप्लियंसेस के लिए, जितने भी एप्लियंसेस उस सर्किट में आपने लगाए हैं, ठीक है। तो हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग, ठीक। लेकिन सीरीज़ वायरिंग में क्या था, सीरीज़ वायरिंग में एक ही स्विच अवेलेबल था हमें सारे के सारे उपकरण के लिए, जितने भी हमने एप्लियंस लगाए उनके लिए क्या था, एक ही एप्लियंस, वो एक ही स्विच अवेलेबल था जिससे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल वायरिंग में वोल्टेज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम फ्लो करेगा प्रत्येक डिवाइस से। लेकिन सीरीज़ वायरिंग में क्या होगा, वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है, ओके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे पावर से रिलेटेड, और आगे जो भी आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा। कल सैटरडे है, कल आपका कंप्यूटर का लेक्चर डाला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।